Hello students, welcome to Bansal Academy. So this is your orientation class जिसमें हम फिजिक्स का HPTGT नॉन मेडिकल का सिलेबस डिस्कस करेंगे. One important announcement for you: Bansal Academy is going to start soon the online batches for HPTGT PGT Commission. तो जो भी बच्चे इन सब्जेक्ट्स की इन कोर्सेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो अपने आप को एनरोल करवा सकते हैं. इन ऑनलाइन बैचेस में आपको ऑनलाइन क्लासेस के अलावा डीपीएस असाइनमेंट, दैट इज डेली प्रैक्टिस शीट असाइनमेंट, डाउट सेशंस, क्लासेस आपको सब मिलेंगी. ठीक है, तो जो भी बच्चे इसमें एनरोल करना चाहते हैं तो प्लीज जल्दी से जल्दी इन बैचेस में आप एनरोल कीजिए. सो नाउ अब हम डिस्कस करने वाले हैं जो भी टीजीटी का फिजिक्स का नॉन मेडिकल का सिलेबस है उसको. ठीक है, तो वैसे बेसिकली जो आपका टीजीटी का नॉन मेडिकल का सिलेबस रहता है फिजिक्स के लिए वो 11th और 12th का ही सिलेबस रहता है जो सीबीएसई का होता है. ओके, हमें इसमें सिर्फ कुछ पोर्शंस में ऐसा होता है जहाँ पे हमें थोड़ा सा वास्ट प्रिपेयर करने की जरूरत होती है, लेकिन जहाँ पे अगर हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं इनके तो ये एक इतना टफ एग्जाम नहीं है. तो अगर हम देखें तो हमारी जो पहली यूनिट आती है वो यूनिट्स एंड मेजरमेंट है. अब जो ये यूनिट्स एंड मेजरमेंट यूनिट है इसमें आपको दिख रहा है कि हमें क्या क्या प्रिपेयर करने की जरूरत है. हमें पढ़ने की जरूरत है टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में. ठीक है, ये लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ फोर्सेस, उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, कंजर्वेशन लॉस, और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है वो ये एरर और डायमेंशनल एनालिसिस का रहता है. जो ये डायमेंशनल एनालिसिस है ये वैसे भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए. क्योंकि सपोज करो अगर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें 4 ऑप्शन है ना और उसमें से आपको 2 ठीक लग रहे हैं, ठीक है, 2 आप एक्सक्लूड कर चुके हो, तो वो जो 2 बचे हुए हैं ना उनमें आपने क्या करना है, डायमेंशन एनालिसिस लगा देना है कि जिसमें जिन इक्वेशन में एलएचएस और आरएचएस इक्वल आ रही है तो वहां पे कई बार क्वेश्चन जो है हमें पता लग जाता है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो ठीक है. ठीक है, फिर आता है काइनेमेटिक्स का पार्ट. और जो ये यूनिट्स एंड मेजरमेंट है ना इसमें यूनिट्स जैसे कि जो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है वो किसकी इक्वल होती है, ये जो छोटी छोटी क्वांटिटीज है वो भी इंपॉर्टेंट रहती है. देन वी कम ऑन टू काइनेमेटिक्स. जो काइनेमेटिक्स का हमारा पार्ट है इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन, लॉस ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन में भी बहुत बेसिक वाले, ठीक है, लाइक हॉरिजॉन्टल का जनरली क्वेश्चन बन जाता है तो वो हमें प्रिपेयर करना है. देन वी कम ऑन टू लॉज ऑफ मोशन. लॉज ऑफ मोशन में न्यूटन के तीनों लॉज. ठीक है, इम्पल्स, इम्पल्स भी थोड़ा सा टॉपिक इंपॉर्टेंट माना जाता है. ठीक है, इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या होती है, या इम्पल्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है. ठीक है, किससे वो मैच करता है. देन फ्रिक्शन, फ्रिक्शन से रिलेटेड जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है, ठीक है, जिसको हम थीटा से डिनोट करते हैं, या जो एंगल ऑफ रिपोज होता है जिसको हम फाई से डिनोट करते हैं, इनमें रिलेशन क्या है, राइट. देन द पुले प्रॉब्लम्स. ओके, और इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन बॉडी में हमें क्या करना है, जैसे अगर सपोज करो आप लिफ्ट में खड़े हो, ठीक है, एंड यू आर ऑन अ वेइंग मशीन, तो लिफ्ट अगर ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है, उसके कारण आपके वेट में जो फर्क पड़ रहा है, जो वेइंग मशीन पे आपको वेट दिखेगा, क्योंकि आपको इफेक्टिव वेट दिखेगा ना, वो चीजें, ठीक है, हमें पता होनी चाहिए. देन वर्क पार एनर्जी. जो वर्क पार एनर्जी है, वर्क पार एनर्जी में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है वो रहता है कोलिजन का. ठीक है, कोलिजन के सारे बेसिक हमें बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए. कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, इनइलास्टिक क्या होता है, परफेक्टली इनइलास्टिक क्या होता है, कब बॉडी स्टॉप हो जाएगी किस कोलिजन के बाद, किस टाइप ऑफ कोलिजन के बाद, राइट. एंड टाइप्स ऑफ वर्क डन. टाइप्स ऑफ वर्क डन से भी प्रीवियस ईयर अगर आप उठा के देखोगे उसमें भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि सपोज अगर एक बकेट है उसको ऊपर लिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके अकॉर्डिंग कौन सा फोर्स है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है, या ग्रेविटी के अकॉर्डिंग कौन सा फोर्स टाइप ऑफ वर्क डन है ना. जो हमारा नेक्स्ट आता है मोशन ऑफ पार्टिकल्स इन रिजिड बॉडी. इसको जनरली सब बच्चे थोड़ा सा मुश्किल चैप्टर मानते हैं, ठीक है, बट डोंट वरी, इसमें से इतना नहीं आता है. इसमें आपको एक तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, उसकी डिपेंडेंस,
और जो छोटी छोटी टर्म्स होती हैं जैसे टॉर्क हो गया, एंगुलर मोमेंटम हो गया, है ना, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हो गया, अगर हमें ये थोड़ी छोटी छोटी चीजें भी पता है, राइट, रेडियस ऑफ गायरेशन हो गया, और अगर आपको थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस और थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस ज्यादा डिटेल में नहीं भी अप्लाई करनी आती, क्योंकि वो आईआईटी वाले बच्चों के लिए ज्यादा थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, बट एटलीस्ट उनकी बेसिक डेफिनेशन, ठीक है, हमें बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए किसकी, थ्योरम ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपका ऑलमोस्ट पार्ट डन हो जाएगा इस वाले पार्ट में से, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है हमारे पास, नेक्स्ट आता है, हाँ जी, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क, सॉरी ग्रेविटेशन। ये जो ग्रेविटेशन वाला पार्ट है, ग्रेविटेशन वाले में से सैटेलाइट का क्वेश्चन, ठीक है। सैटेलाइट ग्रेविटेशनल, जो हमारी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होती है उसका क्या टाइम पीरियड होता है, कितनी हाइट पर होती है, अगर कोई सैटेलाइट हमें वेदर की इंफॉर्मेशन दे रही है तो वो जियो स्टेशनरी है या पोलर है, ठीक है। सैटेलाइट से रिलेटेड अगर आप प्रीवियस ईयर देखोगे तो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे उनकी एनर्जी से रिलेटेड भी, ठीक है। और कुछ डिपेंडेंसी एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी के बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि अगर मेरे पास एक हैवी बॉडी है, एक लाइट बॉडी है, तो एस्केप वेलोसिटीज पे क्या फर्क पड़ता है या ऑर्बिटल वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ता है। दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट। अब जो ये मेरा चैप्टर है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मेटल, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है, बट स्कोरिंग भी है, क्योंकि इसमें से बहुत गिने चुने पार्ट आता है हमारा, ठीक है। एक तो जो पार्ट आता है वो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, हमें पता होना चाहिए क्या होता है। दूसरा, जैसे ये जो पार्ट है, जैसे चैप्टर है, आप इसको जनरली आप इसको डिवाइड करते हो, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, है ना, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स आता है इसमें, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स आता है इसमें, और इसमें आता है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, है ना। तो इसमें जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स है, इसमें तो आपको मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी वगैरह के बारे में, बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट रहता है इन टर्म्स ऑफ कंप्रेसिबिलिटी या प्रेशर या वॉल्यूम की टर्म्स में, राइट। देन अगर हम बात करें थर्मल प्रॉपर्टीज में, इसमें आपको इन लॉज, ये जो लॉज गिवन है, स्टीफेंस लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ इन सब में से ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन वगैरह की, और अगर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स पे जाते हो तो सरफेस टेंशन का क्वेश्चन, विस्कोसिटी का क्वेश्चन, विस्कोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला, किन फैक्टर्स पे वो डिपेंड करता है, या सरफेस टेंशन टेम्परेचर इंक्रीज करने पे, प्रेशर इंक्रीज करने पे कैसे फर्क पड़ता है, ये सब चीजें हमें डिटेल में पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप इनके न्यूमेरिकल नहीं भी कर रहे, फिर भी ये चैप्टर थ्योरेटिकली बहुत स्कोरिंग चैप्टर माना जाता है, ये वाला चैप्टर, ठीक है। देन कम्स द थर्मोडायनामिक्स पार्ट। थर्मोडायनामिक्स तो बहुत इजी होता है ना, बहुत ज्यादा इजी माना जाता है। इसमें हमें हीट इंजन और प्रोसेसेस जो होते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, इसमें क्या चीज जीरो होती है, एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है, उसमें क्या चीज जीरो होती है ना, ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए। फिर बिहेवियर ऑफ आइडियल गैसेस, इसका कुछ पार्ट हम केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ पढ़ते हैं ना, तो वो चीजें तो यहाँ पे भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो इन तीन टॉपिक्स में से आता है। कौन कौन से, कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होते हैं, डायटोमिक गैस के लिए क्या है, मोनोएटॉमिक गैस के लिए क्या है ना। और डायटोमिक वाला पार्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर पे उसकी डिपेंडेंस है, आप देखेंगे इसको, ठीक है। और मीन फ्री पाथ और ब्राउनियल मोशन किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, और इसमें एक और चीज आप इंक्लूड कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, सॉरी, इसमें आप एक और चीज इंपॉर्टेंट इंक्लूड कर सकते हैं, कौन सी, यू कैन इंक्लूड गामा, रेशियो ऑफ सीपी ओवर सी, ये भी इंपॉर्टेंट माना जाता है, ठीक है, क्योंकि इट हैज अ फिक्स्ड वैल्यू ना। और ड्यूलॉन्ग एंड पैट्रिक ने क्या बोला था कि क्या वैल्यू है ना इसकी, ओके।
इसके बाद हाँ जी, इसके बाद आते हैं हम लोग मैकेनिकल वेव्स। देखो जो ये मैकेनिकल वेव्स वाला पार्ट है ना, इसमें एक तो डॉपलर्स इफेक्ट, ठीक है भाई, डॉपलर्स इफेक्ट, और एसएचएम में सिंपल हार्मोनिक मोशन में सिंपल पेंडुलम को डिटेल में पढ़ना कि टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा अगर लेंथ बढ़ जाए, जी कम हो जाए, जी किन किन फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, अर्थ की स्पीड बढ़ जाए, कम हो जाए, ये सब चीजें, ठीक है। और अगर आप प्रीवियस ईयर उठाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का क्वेश्चन भी पूछा हुआ है ना। या फिर जो वेव्स के बारे में अगर हम बात करें तो साउंड वेव किस कैटेगरी में आती है, ट्रांसवर्स में, लॉन्गिट्यूडनल में, मैकेनिकल में, है ना। या जो साउंड वेव्स है उसकी स्पीड किस पे डिपेंड करती है, या जो नॉर्मल वेव्स हैं जैसे ट्रांसवर्स वेव्स हैं उनकी स्पीड का फॉर्मूला किस किस चीज पे वो डिपेंड करती है, राइट। देन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है इसमें गॉस लॉ, ठीक है। और गॉस लॉ के बाद ये जो कैपेसिटर और इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक का क्या इफेक्ट होता है, कैसे वो चीजें चेंज करेंगी। देन कम्स द करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रेजिस्टेंस सीरीज में है तो क्या चीज कांस्टेंट है, कब रेजिस्टेंस का टेम्परेचर डिपेंडेंस, ठीक है। मेटल्स के केस में, लॉयस के केस में और सेमीकंडक्टर्स तीनों केस में, राइट। देन वो किस किस चीज पे डिपेंड करता है, लेंथ पे, एरिया पे, और हीट और पावर, ठीक है। ये दो टॉपिक। नेक्स्ट मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और जनरली आप किसी भी एग्जाम की बात करो, नॉट ओनली अबाउट टीजीटी या किसी की बात कर रही हूँ मैं, ये जो सर्कुलर पाथ वाला होता है, हमें पता है जब भी एक पार्टिकल परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो वो सर्कुलर पाथ ट्रेस करता है। वो किस स्पीड से आएगा, क्या उस सर्कुलर पाथ का रेडियस होगा, ठीक है। और यही प्रिंसिपल साइक्लोट्रॉन का भी है हमारी, है ना, साइक्लोट्रॉन का भी यही प्रिंसिपल है। तो आपको दो डिफरेंट पार्टिकल्स दे देंगे, सपोज प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनका चार्ज और मास अगर आपको पता है ना तो रेडियस की रेशियो निकालना या काइनेटिक एनर्जीज की या वेलोसिटीज की रेशियो निकालना ये बड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। तो ये पार्ट आप सब बहुत अच्छे से करके जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बात। अर्थ मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन भी जनरली देखा जाता है, अगर आप देखो एंगल ऑफ डिप का क्वेश्चन, है ना। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कब जीरो है, कहाँ पे जीरो है ना। उसके बाद डायमैग्नेट्स, फेरोमैग्नेट्स एंड पैरामैग्नेट्स, राइट। फिर आता है ईएमआई और एसी, ये सबसे स्कोरिंग चैप्टर है, ठीक है। आई थिंक सबसे इंटरेस्टिंग है, सबसे स्कोरिंग है। फेराडेज के लॉज के बारे में पढ़ना, लेंजेस लॉ के बारे में पढ़ना, ट्रांसफॉर्मर, है ना, उसका प्रिंसिपल क्या है, वर्किंग क्या है, जो इंडक्टर है उसमें एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है, मैग्नेटिक फील्ड, है ना। जैसे कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर होती है, राइट। फिर जो ये एलसीआर सर्किट है जो ऑसिलेशंस प्रोड्यूस करता है, टैंक सर्किट की बात आती है इसमें, है ना। टैंक सर्किट क्या होता है, एल और सी का कॉम्बिनेशन ही तो होता है जो ऑसिलेशंस प्रोड्यूस करेगा, है ना। ईएम वेव्स तो इसमें देखो हमने क्या करना है, इस वाले पार्ट में सबसे कम काम करना है हमने। क्या काम करना है, बस जो 7 तरह की ईएम वेव्स है उनकी क्या करनी है, वेवलेंथ याद कर लेनी है, कर लेंगे हम वेवलेंथ याद। नाउ यू नो दैट सी इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। सी एक फिक्स्ड वैल्यू है, वेवलेंथ याद होगी तो न्यू निकाल सकते हो, मतलब कोई भी एक चीज याद कर लो आप, लैम्डा याद कर लो या न्यू याद कर लो, या तो फ्रीक्वेंसी लर्न कर लो उसकी, या फिर उसकी क्या लर्न कर लो, वेवलेंथ लर्न कर लो, ठीक है। और दूसरी चीज हम निकाल ही सकते हैं। तो फिर आपको या तो वेवलेंथ दे देंगे, ठीक है, बोल देंगे कि बताओ ये कहाँ कौन सी वेव है किस रेंज, या आपको वेव दे दी और कह देंगे इसकी वेवलेंथ बताओ, या उसकी एप्लीकेशन दे दी उसके बेसिस पे उसकी वेवलेंथ पूछ ली, बस हमें यही काम करना है इस वाले पार्ट में। बोल दो, बस बोल रही हूँ, पर लर्न करना आई थिंक है ना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट कोई बात नहीं, इतनी भी डिफिकल्ट चीज नहीं है ये, है ना। ऑप्टिक्स, द मेजर पार्ट, द डिफिकल्ट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, है ना। और जिसमें से क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा जनरली बनता ही बनता है ना। लाइक मिरर वाले पार्ट में अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ इमेजेस फाइंड करना, नंबर ऑफ इमेजेस फाइंड करना, मिरर्स दे दिए, है ना।
कितना एंगल फाइंड करना उसमें, या कितने मिरर्स रिक्वायर्ड है, या अगर आपको अपनी फुल लेंथ इमेज देखनी है तो आपको कितनी लेंथ का मिरर चाहिए, है ना, ये सब चीजें, ह्यूमन आई से रिलेटेड चीजें, राइट, ह्यूमन आई से रिलेटेड चीजें, डिस्पर्जन, राइट। नेक्स्ट फिर आता है जो वेव पार्ट है, वेव पार्ट में इंपॉर्टेंट रहेगा पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसमें भी कौन से क्वेश्चन, मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी की रेशियो के या एम्पलीट्यूड की रेशियो के क्वेश्चंस, राइट। देन वी कम ऑन टू these telescope and microscopes की resolving power, real depth क्या होती है, apparent depth क्या होती है, ये वाले questions, ठीक है। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, इसमें रेडियो एक्टिविटी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, दिस इज अल्फा बीटा एंड गामा, एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कि अगर मान लो इंटेंसिटी बढ़ा दे, ठीक है, तो फोटो करंट पे क्या फर्क पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दे इलेक्ट्रॉन्स की तो फोटो करंट पे क्या फर्क पड़ेगा, या फोटो करंट बढ़ गया तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा, ये सब चीजें, ठीक है। और इसमें जो डीप ब्रॉगली वेवलेंथ होती है लैम्डा इज इक्वल टू h बाय mv, ठीक है, ये ऑलमोस्ट पेपर में क्वेश्चन आता है, दो डिफरेंट पार्टिकल की वेवलेंथ कंपेयर करने का, ठीक है। और ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता अनटिल एंड अनलेस आपको ये नहीं पता कि दोनों के मासेस में रिलेशन क्या है या उनके चार्जेस में रिलेशन क्या है, जब तक ये नहीं पता होता तो ऑब्वियस है। या लैम्डा का एक और फॉर्मूला होता है ना 12.27 बाय रूट वी एंगस्ट्रॉम, है ना, इसमें। नेक्स्ट एटम्स एंड न्यूक्लियाई में जो क्वेश्चन जनरली देखा गया है वो देखा गया है रेडियस से या एनर्जी से बोहर ऑर्बिट के। एनर्जी का फॉर्मूला हम सबको पता है -13.6 बाय एन स्क्वायर, जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, या रेडियस का भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस या बाइंडिंग एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन, जनरली क्वेश्चन इन दोनों से ही पूछा जाता है, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसके। और लास्ट हमारे पास आता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में डायोड हमें बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, उसकी फॉरवर्ड बायसिंग, उसकी रिवर्स बायसिंग, ठीक है, उसमें उसका यूज एज रेक्टिफायर, फिर ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर के बाद एम्पलीफायर, उनके मोड्स, है ना। और ये अल्फा बीटा, ये अल्फा बीटा क्या है, ये अल्फा बीटा डीके नहीं है, ये है करंट गेन इन सीई एंड सीडी मोड, है ना। और उनके बीच में रिलेशन जो होता है अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाय 1 माइनस बीटा या 1 प्लस बीटा, जो भी रिलेशन होता है ये सब। एंड लास्ट पार्ट जो आता है वो आता है किसका, कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन से थोड़ा कम आता है, ठीक है, लेकिन आपको क्लियर होना चाहिए लॉजिक गेट्स के बारे में। पहले तो लॉजिक गेट का क्वेश्चन बन जाता है, बाइनरी डिजिट को कन्वर्ट करना आना चाहिए डेसिमल डिजिट में, या डेसिमल डिजिट को कन्वर्ट करना आना चाहिए बाइनरी डिजिट में, है ना। और कम्युनिकेशन के जो कुछ पार्ट्स हमें पता होने चाहिए वो हो जाते हैं, मॉड्यूलेशन क्या होता है, डीमॉड्यूलेशन क्या होता है ना। या फिर इंटरनेट का क्वेश्चन, है ना। आई गेस ये तो हम सबको ही आता होगा क्योंकि इसका इतना वास्ट यूज हो गया आज के टाइम पे, है ना। एंटीना की लेंथ कितनी होनी चाहिए टू रिसीव और सेंड सिग्नल, या फिर टाइप्स ऑफ प्रोपेगेशन है, जैसे कि स्काई वेव प्रोपेगेशन हो गया, है ना, उसमें कौन सी वेव्स यूज होती हैं, राइट। सो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्जाम। अगेन आई वांट टू अनाउंस कि बंसल एकेडमी में नए बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं फॉर टीजीटी नॉन मेडिकल। तो जो भी स्टूडेंट इस कोर्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है वो एनरोल कर सकता है इन बंसल एकेडमी। आई होप यू लाइक योर ओरिएंटेशन क्लास।